Dear learners, in today's video I am going to discuss about the extra nuclear inheritance. देखिए आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और अगर हम मेन कंटेंट की बात करें तो मेन कंटेंट में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैटरनल इफेक्ट, जिसमें हम स्पेसिफिकली स्नेल शेल कॉइलिंग का केस हम स्टडी करेंगे। एंड देन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैपा पार्टिकल्स इन केस ऑफ द पैरामीशियम। सो इन दिस लेक्चर कंप्लीट हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट और साथ में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन्स। जैसे कि सबसे पहले CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और एग्जाम्पल हम इसमें स्टडी करेंगे जिया मेज के केस में। सो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ये मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो वायबल या एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी फॉर्मेशन या इनका डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल ही रहता है। एग साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें कि जो भी एग साइटोप्लाज्म है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो आई रिपीट वंस अगेन कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में पॉलन ग्रेन वायबल नहीं होंगे, और जो भी इनहेरिटेंस है वो फीमेल एग के थ्रू उसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस होगी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे कि जो भी एंथर यहाँ पर डेवलप होंगे इन केस ऑफ जिया मेज वो एबनॉर्मल एंथर्स हैं। वो एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा दैट एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया डेवलपमेंट वुड टेक्स प्लेस। जैसे कि अगर मैं CMST की बात करूं, मतलब कि अगर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी T की बात करें इन केस ऑफ टेक्सास, सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द रोजर एंड एडवर्डसन इन 1952। तो ये जो CMS लाइंस होती हैं जिया मेज के केस में, CMST लाइंस होती हैं, एक्चुअल में ये गोल्डन जून लाइंस हैं, और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इमेस्कुलेशन या डीटेसलिंग जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है बाय द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ द एंथर्स। तो CMS में क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जो भी मेल पोर्शन है या जो मेल पार्ट है या उसके एंथर्स हैं या जो टेसल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब कि डीटेसलिंग जो है वो इसमें परफॉर्म करवाई जाती है। इसी तरह से अगर मेल स्टेरिलिटी है तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा, रीज़न क्या है मेल स्टेरिलिटी का, जैसे कि पॉलन अबॉर्शन हो जाना, या फिर जो भी एंथर हैं उनका क्या होगा, एक्सर्शन होगी, जबकि जो फीमेल है वो नॉर्मल फर्टिलिटी के साथ डेवलप होती है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि जो RF जीन्स हैं वो RF जीन मतलब कि रिस्टोरर ऑफ द फर्टिलिटी जीन्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस जीन में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो एक पॉइंट हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग, और दूसरा हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेना है RF रिस्टोरर फर्टिलिटी जीन का, और ये जीन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियर जीन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो दो पॉइंट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब ड्रॉबैक क्या है CMST के, अब CMST के ड्रॉबैक ये हैं कि फंगल अटैक इन स्पीशीज़ पर ज़्यादा होता है, जैसे कि बाइपोलरिस मेडिस ये ब्लाइट कॉज करती है, और फाइलोस्टिक्टा मेडिस क्या कॉज करेगा, ये डेफिशिएंसी या डिजीजेस जो हैं वो कॉज करती हैं इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक रहेगा। इसी तरह से अगर मेज की बात करें तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी 3 तरह की होती है, 3 टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो यहाँ पर रहेगी, जैसे कि CMST फॉर टेक्सास, CMSS फॉर USDA और CMSC दैट इज़ फॉर चरुआ, जिसमें कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो CMSC है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन केस। इसी तरह से यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जो रिस्टोरर फर्टिलिटी जीन्स हैं, ये रिस्टोरर फर्टिलिटी जीन एक्चुअल में क्या करते हैं, ये यहाँ पर एनकोड करते हैं PPR प्रोटीन्स को। जो PPR प्रोटीन्स हैं
उनको क्या करते हैं, ये कोड करते हैं। PPR मतलब कि पेंटा ट्राइकोपेप्टाइड रिपीट्स। और ये जो पेंटा ट्राइकोपेप्टाइड रिपीट्स हैं ये कहाँ पर ऐड होंगे, ये आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्चुअल में जो ये मैसेंजर DNA है, इस मैसेंजर RNA पर ये टैग जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, दैट इज PPR। मैसेंजर RNA पर क्या ऐड हो रहा है, PPR मतलब कि पेंटा ट्राइकोपेप्टाइड रिपीट्स। और यहाँ से ये कहाँ पर शिफ्ट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर क्या होगी फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी जो है वो यहाँ पर कॉज होगी इन दिस केस। सो मोस्ट RF जीन एनकोड, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो RF जीन्स हैं ये कोड करते हैं PPR प्रोटीन्स को, और मोस्ट ऑफ द RF जीन एनकोड करेंगे PPR प्रोटीन्स। और ये कहाँ पर अटैच होती हैं, ये अटैच होती हैं विद इन द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में क्या होंगी, ये ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेल स्टरलिटी। अब मेल स्टरलिटी इज़ द फेलियर ऑफ द प्लांट। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि मेल स्टरलिटी में जो मेल पोलन ग्रेन है वो फंक्शनल नहीं होंगे, या जो मेल गैमीट है वो अपनी फंक्शनैलिटी शो नहीं करेगा। मेल स्टरलिटी जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट होती है कंपैरेटिव टू द फीमेल स्टरलिटी, एंड द रीज़न इज़ दैट मेल स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट आर लेस प्रोटेक्टेड एज कंपेयर टू द फीमेल और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। Male sterility can arise spontaneously by the mutation in the nuclear genes और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स। तो मेल स्टरलिटी का जो एग्जैक्ट कॉज होगा या एग्जैक्ट रीज़न होगा वो म्यूटेशंस का रहेगा, और ये जो म्यूटेशंस हैं ये कहाँ पर होंगी, या तो न्यूक्लियर जीन्स में होंगी या फिर इसके साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। सो द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम इज द ओनली मैटरनली इनहेरिटेड। इसी तरह से मेल स्टेराइल प्लांट कैन सेट सीड एंड दे कैन प्रोपोगेट। लेकिन जो मेल स्टेराइल प्लांट्स हैं उनमें सीड का डेवलपमेंट या प्रोपोगेशन हो सकती है, जबकि फीमेल स्टेराइल प्लांट्स दे कैन नॉट डेवलप द सीड एंड दे आर नॉट प्रोपोगेट। ना तो इनका प्रोपोगेशन होगा, ना तो इसमें सीड का डेवलपमेंट रहेगा। अब CMS वो कंडीशन है जिसमें कि प्लांट जो भी पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं वो फंक्शनल नहीं होंगे, और एंड इट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड फिनोमेना इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स। CMS जो है आप इसको किस में स्टडी करते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में आप इसको स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड जीनोम की बात होती है, और ये एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। ठीक है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का ये एग्जाम्पल आता है। और जो मेल स्टेरिलिटी यहाँ पर इनहेरिट होती है वो पर्टिकुलरली फीमेल एग के थ्रू होगी। जनरली देर आर टू टाइप ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड दे एग्जिबिट द रेसिप्रोकल डिफरेंसेस। प्लाज्मोजीन्स, जो प्लाज्मा जीन्स होते हैं जो CMS को गवर्न करते हैं, और ये जो प्लाज्मा जीन्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, इनका लोकेशन आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रियल DNA में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में प्लाज्मा जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये कॉज करते हैं पॉलन अबॉर्शन इन द हायर प्लांट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में प्लाज्मा जीन्स होते हैं, और ये जो प्लाज्मा जीन्स हैं इसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA में होंगे, और ये क्या कॉज करेंगे, पॉलन अबॉर्शन इन हायर प्लांट कॉज करते हैं। इसी तरह से CMS can arise spontaneously in the breeding lines also, and as a result of the wide crosses or the interspecific exchange of nuclear and cytoplasmic genes और जीनोम्स और फॉलोइंग म्यूटाजेनेसिस। तो बार बार एक ही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है इसका जो एग्जैक्ट रीज़न आएगा वो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जीनोम्स होंगे। हो सकता है उसमें किसी तरह का म्यूटेशन जो है वो देखा गया हो। इसी तरह से अगर मैं CMS वाइल्ड अबॉर्टिव राइस की बात करूं तो CMSWA राइस जो कि डेवलप होता है इंडिकैरिस कल्टीवार है, और इसमें पाया जाता है मेल स्टेराइल प्लांट, और स्पीशीज कौन सी है, ओराइजा रूपीपोगोन। द वेल नोन मेल स्टेराइल टेक्सास साइटोप्लाज्म इन मेज अरोज स्पॉन्टेनियसली इन द ब्रीडिंग लाइन्स, दैट इज CMS PET1. Cytoplasm of the sunflower arose from the interspecific cross between the Helianthus petularis and Helianthus annuus. So CMS is very very important in the hybrid production. देखो CMS का प्लस पॉइंट क्या है, जो भी हम हाइब्रिड या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसके लिए CMS बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम एटलीस्ट 150 मोर देन 150 प्लांट्स आर देयर जिसमें कि ये साइटोप्लाज्मिक
मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CMS, और जो भी CMS है उसका जो कंट्रोल है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं फर्टिलिटी को। When nuclear restoration of fertility gene is available for a CMS system in any crop, it is cytoplasmic genetic male sterility restoration or fertility is done during or by using the restores line carrying the nuclear genes. Male sterile line is maintained by crossing with the maintainer line and that carry the same nuclear genome but with normal fertile cytoplasm. RF, in many cases, they are responsible for the male sterility and that can be restored by the nuclear encoded fertility restorer genes. On the one hand, sterility that result from mitochondrial gene that cause the cytoplasmic male sterility, मतलब कुल मिला के जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसका जो एग्जैक्ट रीज़न रहेगा वो एक्चुअल में RF जीन्स होंगे, और ये जो RF जीन्स होंगे ये पार्टिकुलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जिसकी वजह से CMS कॉज होगी। सो RF जीन्स कोई भी एक्सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे unless the sterile cytoplasm is present. So RF genes are required to restore the fertility in the sterile cytoplasm that cause the sterility. So very important कि ये जो RF genes हैं they are required to restore the fertility in the sterile cytoplasm, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टेरिलिटी का फिनोमेना देखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें इस डायग्राम में, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 इनब्रीड पेरेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टेराइल पोर्शन है और इस स्टेराइल पोर्शन में स्मॉल आर जो कि मेल है और फर्टाइल भी स्मॉल आर है। जैसे ही आप इनको क्रॉस करेंगे तो जो भी हाइब्रिड बनेगा वो स्मॉल आर जो है उसी के साथ बनने वाला है। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पर स्टेराइल आर है और जो फर्टाइल कैपिटल आर है। जो भी हमारे पास यहाँ पर जाइगोट बन रहा है ये जाइगोट हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब कि आर यहाँ पर ये होमोजाइगस स्मॉल आर है और यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है और इसमें कैपिटल आर होने का मतलब कि इसमें फर्टाइल रिस्टोरर जीन प्रेजेंट है। अब देखो, अगर आप इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देते हैं तो क्रॉस करवाने की वजह से हमें जो भी प्लांट्स मिलेंगे उन प्लांट्स में क्या होगा कि भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर तो कैपिटल आर स्मॉल आर का केस आएगा वो तो फर्टाइल पॉलिनेट सिस्टर प्लांट्स होंगे, लेकिन जहाँ पर स्मॉल आर की बात आएगी वो ऐसे प्लांट्स कैसे होंगे, स्टेराइल प्लांट्स होंगे। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल आर होता है ये रिस्टोरर फॉर द फर्टिलिटी होता है, और अगर ये स्मॉल आर की बात कर रहे हैं तो जो भी यहाँ पर प्लांट बनने वाला है वो कैसा होगा, स्टेराइल प्लांट होगा। ओके, सो CMS जो है हाइब्रिड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो फर्स्ट कमर्शियल साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल डेवलप हुआ था टेक्सास में जिसको कि हम CMST बोलते हैं, और ये जो CMST है इसकी नीड को एलिमिनेट किया गया है बाय द प्रोसेस ऑफ डी-टेस्लिंग। सो द यूज़ ऑफ CMST एलिमिनेटेड द नीड फॉर डी-टेस्लिंग। अगर आप CMST का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी-टेस्लिंग करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस CMS। इस CMS का इम्पॉर्टेंस क्या है? देखो, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मैं पहले बता रही हूँ कि जो भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसमें CMS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मेज़ है, सॉर्गम है, मिलेट्स हैं, राइस है, व्हीट है या पिजन पी है या वेजिटेबल्स हैं, वेयर इट एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ हैंड इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप हाइब्रिड है वो CMS के थ्रू जो है वो हाइब्रिड या विगर जो है वो तैयार कर सकते हैं, ट्रॉसेस फॉलो कर सकते हैं। सो मेल स्टेरिलिटी इज मैटरनली ट्रांसमिटेड and all progeny will be the male sterile. So these CMS line must be maintained by repeated crossing to the sister lines, जिसको कि हम maintainers line बोलते हैं, and they are genetically identical. The simple way to establish a female line for hybrid seed production is to identify a line that is unable to produce the viable pollen. Since a male sterile line cannot self-pollinate, seed formation is dependent upon pollen from the another male line. तो वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंस CMS का ये रहेगा कि जो भी हम हाइब्रिड प्लांट्स हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए वो फॉलो कर सकते हैं,
और हमें हैंड इमैस्कुलेशन या डी-टेसलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और पार्टिकुलरली यहाँ पर अगर बात करें तो साइटोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर आरएफ जीन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैटरनल इफेक्ट के लिए बात करते हैं। देखो थोड़ा सा क्लियर करना है आपने कि मैटरनल इफेक्ट और साथ में अगर मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करें तो इनमें दिन रात का फ़र्क रहेगा। मैटरनल इफेक्ट जब बात करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें पार्टिकुलरली न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ मदर का जो जीनोटाइप है उसकी बात होगी। आई रिपीट वंस अगेन, मैं फोकस कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि मैटरनल इफेक्ट में और इनहेरिटेंस में भाई फ़र्क ये होता है कि मैटरनल इफेक्ट में हम पार्टिकुलरली बात करते हैं न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ मदर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजिनी। तो जो मदर का जीनोटाइप होगा वो प्रोजिनी के फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो मैटरनल न्यूक्लियर जीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजिनी, और इसी को आप क्या बोलते हैं, मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं। इसमें पैटर्नल जीनोटाइप या उसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। और जो भी रेसिप्रोकल क्रॉसेस अगर आप मैटरनल इफेक्ट में परफॉर्म करते हैं तो ये जो रेशियोज होती हैं या जो रिजल्ट होते हैं ये रिजल्ट आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो पॉइंट क्या आपने ध्यान रखना है कि जो मदर का जीनोटाइप होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजिनी, और इसी इफेक्ट को हम बात करते हैं मैटरनल इफेक्ट जो है इसको बात करते हैं। और इसमें जितने भी रेसिप्रोकल क्रॉसेस फॉलो किए जाएंगे उसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसमें आता है शेल कॉइलिंग इन केस ऑफ द स्नेल, जिसमें कि लेमनियम पेरेग्रा का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और शेल की कॉइलिंग के ऊपर बात करेंगे कि लेफ्ट हैंडेड होगा तो इसको सिनिस्ट्रल बोलते हैं, और अगर राइट हैंडेड होता है तो डेक्स्ट्रल बोलते हैं। राइट हैंडेड सिचुएशन डोमिनेटिंग होती है, लेफ्ट हैंडेड सिनिस्ट्रल सिचुएशन जो है वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। और मेन बात आपने क्या याद रखनी है कि इसमें जो प्रोजनी का फिनोटाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मदर के जीनोटाइप पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। इसी तरह से आप इस डायग्राम में डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल जो हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो शेल का कॉइलिंग है उस कॉइलिंग से अगर कॉइलिंग जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही है, अगर कॉइलिंग जो है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में चल रही है तो ये होगा डेक्स्ट्रल। और अगर यहाँ पर जो कॉइलिंग है वो लेफ्ट हैंडेड चल रही है और जो भी आपके पास सीक्वेंस बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, सिनेस्ट्रल बोलेंगे। और इसको क्या बोलोगे आप, डेक्स्ट्रल। डेक्स्ट्रल को कैपिटल डी या फिर जो हेट्रोजाइगस डी है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिनेस्ट्रल के लिए रिप्रेजेंटेशन स्मॉल डी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखा जाता है। तो सबसे पहले तो भाई ये क्लियर करना है डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल कॉइलिंग क्या है। चलो अब हम ये ग्राफ या ये जो क्रॉस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम नॉर्मल क्रॉस और एक रेसिप्रोकल क्रॉस दोनों की बात करेंगे। जो भी आप एक नॉर्मल क्रॉस देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल का क्रॉस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल के लिए हम बात करेंगे, और ये एक नॉर्मल क्रॉस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फीमेल है, फीमेल जो वो डेक्स्ट्रल है और यहाँ पर कैपिटल डी दिया हुआ है, मतलब कि डोमिनेंट सिचुएशन में है। और मेल की बात करें, मेल सिनेस्ट्रल है और स्मॉल डी दिया हुआ है। अब देखो अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारे पास तैयार होगी, कैपिटल डी स्मॉल डी बनेगा। लेकिन क्योंकि फीमेल का जीनोटाइप जो है वो कैपिटल डी मतलब डेक्स्ट्रल है, डेक्स्ट्रल को डिनोट कर रहा है, तो भाई F1 प्रोजनी भी कैसे बनेगी, डेक्स्ट्रल ही बनेगी। अब आप क्या करेंगे कि जो F1 प्रोजनी है उसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हेट्रोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल होगा। अब आप F2 में देख रहे हैं कि जो भी 4 प्रोजनी बन रही हैं, चारों के चारों ये जो मेंबर आ रहे हैं सारे के सारे डेक्स्ट्रल हैं।
तो यहाँ पर कैपिटल डी भी डेक्स्ट्रल होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी भी डेक्स्ट्रल होगा, और सबसे बड़ी बात कि स्मॉल डी भी क्या आ रहा है, डेक्स्ट्रल आ रहा है। तो इसका जो रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर आप इसका जीनोटाइप नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर इसके फिनोटाइप के लिए जो जीनोटाइप देखना है वो आप फीमेल का देखेंगे। तो फीमेल में डोमिनेटिंग डेक्स्ट्रल है, इसीलिए ये कैसा है, डेक्स्ट्रल, ना कि स्मॉल डी को फोकस नहीं करना है। आप इस क्रॉस को फर्दर F3 जनरेशन तक प्रोसीड करें। जैसे ही आप F3 में परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगी 3:1 जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 डेक्स्ट्रल होंगे और 1 सिनेस्ट्रल होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्रोजेनी हमारे पास डेक्स्ट्रल आ रही हैं और जो लास्ट वन है वो क्या आ रही है, सिनेस्ट्रल आ रही है। तो ये एक नॉर्मल क्रॉस है जो कि डेक्स्ट्रल फीमेल और सिनेस्ट्रल मेल के बीच में परफॉर्म करवाया जा रहा है। इसी तरह से थोड़ा रेसिप्रोकल क्रॉस की तरफ आपने बात करनी है। रेसिप्रोकल क्रॉस में भी आपको ये मेल और फीमेल, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल क्रॉस वो होता है जब हम मेल और फीमेल के जीनोटाइप को चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे कि पीछे हमने मेल को स्मॉल डी लिया है, लेकिन अब हम मेल को कैपिटल डी लेंगे और फीमेल को जो कि कैपिटल डी लिया था, अब हम क्या लेंगे, स्मॉल डी, मतलब मेल डेक्स्ट्रल होगा और फीमेल सिनेस्ट्रल होगी। तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो F1 जनरेशन आ रही है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, पर जीनोटाइप किसका इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, फीमेल का, क्योंकि मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल इफेक्ट है, तो फीमेल में सिनेस्ट्रल है, ऑब्वियसली F1 जनरेशन भी क्या बनेगी, सिनेस्ट्रल ही बनेगी। अब आप सेल्फिंग परफॉर्म करेंगे, सेल्फिंग परफॉर्म करने पर आप थोड़ा ध्यान रखें कि सेल्फिंग में जो फीमेल है वो डेक्स्ट्रल है, इस वजह से जो भी F2 जनरेशन के मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, डेक्स्ट्रल होंगे। लेकिन जब आप F3 जनरेशन परफॉर्म करेंगे, F3 में क्रॉसिंग करवाएंगे, तो आपके पास रेशो 3:1 का आएगा, 3 आपके पास डेक्स्ट्रल और 1 आपके पास कैसा होगा, सिनेस्ट्रल होगा। तो थोड़ा सा जो आप चेंज यहाँ पर देख रहे हैं वो F1 जनरेशन में आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे जब एक नॉर्मल क्रॉस करवा रहे थे तो डेक्स्ट्रल आ रहा था, लेकिन जब रेसिप्रोकल क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 जनरेशन कैसी आ रही है, सिनेस्ट्रल फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इसका मेन यही कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो भी F1 जनरेशन होगी वो फीमेल पेरेंट का लुक, फीमेल पेरेंट का फिनोटाइप देगी, मतलब कि जीनोटाइप ऑफ द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। एंड द सेकेंड इफेक्ट क्या है, द जीनोटाइप ऑफ द मदर डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग द सेकेंड माइटोसिस इन केस ऑफ द जाइगोट। तो थोड़ा सा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब मैं थर्ड यहाँ पर बात करेंगे कापा पार्टिकल्स इन केस ऑफ द पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में देखेंगे कापा पार्टिकल्स का क्या सीक्वेंस है, किस तरह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। तो जो भी पार्टिकल्स हैं, ये जो कापा पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि पैरामीशियम के अंदर एक बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है सीडियोबैक्टर टेनियोस्पाइरालिस बैक्टीरिया जो है वो मिलता है, और ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया सिम्बायोंट कंडीशन में इसमें मिलेगा। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन इंक्लूजन्स हैं जिनको कि आर बॉडीज़ बोलते हैं और कैपा पार्टिकल्स बोलते हैं, जो कि एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसको कि पैरामिसिन बोलते हैं। तो कैपा स्ट्रेन आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैरामीशियम ऑरिलिया की हम बात कर रहे हैं। तो पैरामीशियम ऑरिलिया के केस में जहाँ पर कैपा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो कैपा पार्टिकल वाला जो स्ट्रेन चलता है वो स्ट्रेन कैसा होता है, किलर स्ट्रेन होता है, ठीक है जी। और ये जो कापा पार्टिकल्स होते हैं ये एक टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं, इस टॉक्सिन को आप क्या बोलते हैं, पैरामिसिन बोलते हैं। टॉक्सिन इसलिए है क्योंकि अगर इस पैरामीशियम स्ट्रेन के साथ, किलर स्ट्रेन के साथ कोई भी नॉर्मल प्रोटोजोन आता है और अगर उस सेंसिटिव स्ट्रेन में जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, मतलब कि जिसमें कि मान लो स्मॉल के आ रहा है, वो एक सेंसिटिव स्ट्रेन होती है, तो जब ये किलर स्ट्रेन सेंसिटिव स्ट्रेन के अक्रॉस आएगी और कंजुगेशन होगा तो उसमें भी क्या हो जाती है, फिर ये इसका डेथ कॉज कर देता है, ठीक है जी। इसी तरह से देखने की कोशिश करो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैरामीशियम ऑरिलिया में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस में इसका जीन होता है और साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय टी.एम. सॉनबर्न इन केस ऑफ द 1948। जैसा कि आप ये पैरामीशियम देख रहे हैं, पैरामीशियम में आपको क्या नज़र आ रहा है, राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है,
और साथ में आपको ये ब्लूइश शेड में जो नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, कापा पार्टिकल, जो कि बैक्टीरिया है, सीडियोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर पाया जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो स्ट्रेन होंगी, एक किलर स्ट्रेन होगी और एक सेंसिटिव स्ट्रेन होगी। किलर स्ट्रेन में कापा पार्टिकल्स होते हैं, कैपिटल के जीन या हेट्रोजाइगस सिचुएशन से आप इसको डिनोट करेंगे, और जो सेंसिटिव स्ट्रेन होगी उसको स्मॉल के होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से क्या करेंगे, आप इसको डिनोट करेंगे। और ये जो कापा पार्टिकल्स होते हैं ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन का नाम क्या होता है, पैरामिसिन टॉक्सिन जो है ये परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, किलर स्ट्रेन है और एक सेंसिटिव स्ट्रेन है। किलर स्ट्रेन में जीन के प्रेजेंट है, कापा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो सेंसिटिव स्ट्रेन है, इस सेंसिटिव स्ट्रेन में आपको कहीं पर भी कापा पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द किलर एंड द सेंसिटिव स्ट्रेन। इसी तरह से जो ये कापा पार्टिकल्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। जो कापा पार्टिकल्स होंगे ये डीएनए और प्रोटीन के बने होंगे, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन होती है तो ये किल या डेथ कॉज नहीं करते हैं। उस वक्त जो स्ट्रेन है उसको आप क्या बोलते हो, सेंसिटिव स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसी तरह से जो कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस है ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में ये एग्जाम्पल आएगा, और जो भी न्यूक्लियस जीन है वो इसमें इनहेरिट होते हैं। मैं पहले बता रही हूँ कि जो कैपिटल के है वो किलर स्ट्रेन है, जो कैपिटल के स्मॉल के हेट्रोजाइगस है ये भी किलर स्ट्रेन है, जबकि होमोजाइगस स्मॉल के स्ट्रेन इट इज़ सेंसिटिव स्ट्रेन है। जैसे कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखने की कोशिश करें कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हम कॉन्जुगेशन परफॉर्म करेंगे और एक लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्जुगेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करवाई जाएगी। थोड़ा क्लियर करना है आपने कि जब शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्जुगेशन होती है या लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्जुगेशन होती है तो जो भी स्ट्रेन बनती हैं वो डिफरेंट बनेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मैं शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म मतलब कि लेस देन 3 मिनट की बात हो रही है। ये किलर स्ट्रेन है जो कि होमोजाइगस डोमिनेटिंग है, यहाँ पे कैपिटल के की बात हो रही है। और जैसे ही सेंसिटिव स्ट्रेन की बात करें ये कैसा है, यहाँ पर बात होगी स्मॉल के की बात हो रही है। थोड़े समय के लिए अगर आप कॉन्जुगेशन परफॉर्म करते हैं लेस देन 3 मिनट के लिए तो ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं होगा। क्या एक्सचेंज होगा, सिर्फ जो जीन्स हैं, जीन्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। और अगर जीन एक्सचेंज हुए तो दोनों तरफ आपको क्या नज़र आ रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे ही अगर हम एक्स कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, जो भी इनसे एक्स कॉन्जुगेट बनेंगे तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत कम समय के लिए एक्सचेंज हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हेट्रोजाइगस के है, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस के है, तो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं किलर स्ट्रेन जो है वो नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस स्मॉल के कैपिटल के ये किलर स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स कॉन्जुगेट बन रहे हैं सेंसिटिव स्ट्रेन से, बेशक यहाँ पर कैपिटल के और स्मॉल के है, लेकिन ये जो स्ट्रेन होंगी ये स्ट्रेन कैसी होंगी, सेंसिटिव स्ट्रेन्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो एक्सचेंज हुआ है वो न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पास किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि जीन कौन सा आया है, ठीक है जी। जीन आपका कैपिटल के है, इवन देन द स्ट्रेन इज सेंसिटिव, क्योंकि भाई साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हो पाया है यहाँ पर। इसी तरह से आप सेकंड एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें जो कि लॉन्ग टर्म कंजुगेशन है। भाई लॉन्ग टर्म कंजुगेशन में 3 मिनट से ज़्यादा का समय है। अब यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियर जीन तो एक्सचेंज होगा ही होगा, साथ में साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स भी एक्सचेंज होंगे। और अगर कापा पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं तो आपके पास जो भी यहाँ पर एक्स कॉन्जुगेट बनेंगे, भाई सारे के सारे एक्स कॉन्जुगेट कैसे बनेंगे, यहाँ पर किलर बनेंगे। क्यों किलर बनेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म से कापा पार्टिकल जो कि पॉइजनस हैं वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, और साथ में जो जीन है कैपिटल के वो भी साथ में क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो ये डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेशन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई हो रही है कि कॉन्जुगेशन जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर किलर और सेंसिटिव स्ट्रेन जो हैं वो डिपेंड करती हैं। इसी तरह से एक मेट किलर और म्यू पार्टिकल्स की भी बात आती है। ये जो म्यू पार्टिकल्स या मेट किलर्स हैं ये भी कॉन्जुगेशन जब करते हैं तो ये म्यू पार्टिकल्स को एक सेंसिटिव स्ट्रेन में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं,
सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस और साथ में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसके साथ ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक जो है, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है, मतलब कुल मिला के बोलूँ तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट जो है, मतलब कि नॉट मैटरनल इफेक्ट की हम बात करेंगे, तो ये डिस्कस हुआ है। कोई भी डाउट हो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।